हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले पोर्शन में हमने कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वान डेर वाल्स रेडियस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 4 आयनिक रेडियस किसको बोलते हैं? आयनिक रेडियस आयंस में पाई जाने वाली रेडियस क्या कहलाएगी? आयनिक रेडियस। तो क्या होता है तो देखिएगा, व्हेन ए न्यूट्रल एटम चेंज, आपका एक न्यूट्रल एटम है वो चेंज होता है, या तो वो चेंज होगा कैटाइन में या वो चेंज होगा एनाइन में। वो कैटाइन में चेंज होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और वो एनाइन में चेंज होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो ध्यान दें, व्हेन ए न्यूट्रल एटम चेंज टू कैटाइन बाय लॉस ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दें, एक आपका न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटाइन में चेंज हो जाता है एंड टू एनायन बाय गेन ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दें, एक कैटाइन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके फॉर्मेट होगा और एक एनाइन इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनेगा। तो आपके पास कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैटायन में। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनाइन में। तो इस प्रकार से हम एक कैटायन और एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो आपका आयन है, इस आयन की रेडियस क्या कहलाती है? आयनिक रेडियस कहलाती है। तो ध्यान दें, द रेडियस ऑफ एन आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। तो ध्यान दें, एक आयन की जो रेडियस होती है उसको हम आयनिक रेडियस कहते हैं। अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस का क्लासिफिकेशन। तो ध्यान दें, टाइप ऑफ आयनिक रेडियस। तो टाइप ऑफ आयनिक रेडियस, तो ध्यान दें, आयनिक रेडियस 2 टाइप की होती है। एक होती है कैटायनिक और एक होती है आपकी एनायनिक। तो अब हम यहाँ से कैटायनिक और एनायनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम कैटायनिक रेडियस और एक साइड पढ़ेंगे एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस क्या होती है? तो ये बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन। इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके Na+E में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका कैटायन हो गया और इसकी जो रेडियस है वो आपकी कैटायनिक रेडियस होगी। कैसे, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये इनर सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसके सेकेंड ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके आउटर में एक और सेल होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं वैलेंसी सेल। यहाँ से क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, सोडियम है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये वैलेंसी सेल होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? Na+ का। अर्थात इसके पास थे 2 8 1 और अब इसके पास क्या हो गया? 2 8। अब आप देखिएगा, मैं यहाँ से इसका न्यूक्लियर चार्ज आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। तो न्यूक्लियर चार्ज आइडेंटिफाई करने के लिए Z/E। तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 और इसमें प्रोटॉन भी कितना है? 11 डिवाइड बाई 11, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अर्थात मैं यहाँ से Z इफेक्ट की बात करूँ तो इसका Z इफेक्ट कितना होगा? 1। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी इसका एटॉमिक नंबर तो 11 ही होगा।
बट नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, अर्थात यहाँ पर प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी हो गई। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 10। तो बताओ जेड इफेक्ट कितना हो जाएगा, 1.1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1.1, सॉरी ये प्रोटॉन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, Z/E। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया, 1.1। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 है, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.1 है, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अब हमने कहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हमें पता है साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन निकालें रेडियस का, तो रेडियस Na और Na+ में से Na की बड़ी होगी, अर्थात ऐसी कंडीशन पर जो पेरेंट्स होता है उसकी रेडियस हमेशा कैटायन से बड़ी होती है, अर्थात पेरेंट की जो रेडियस है वो ग्रेटर होगी किससे, कैटायन की रेडियस से। अब हम बात करेंगे एनायनिक। इसमें हमने एग्जांपल लिया क्लोरीन का। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बनाएगा। अब आप इसका डायग्राम ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन 2, 8, 7, ये यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो बनेगा वो बनेगा इस फॉर्म में। तो यहाँ बन जाएगा Cl- जिसमें 2, 8, 8 होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम इसका Z/E अर्थात जेड इफेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ जेड इफेक्ट कितना है, 17/17 = 1। और अगर इसमें करें तो इसका एटॉमिक नंबर तो 7 होगा, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18। तो अगर हम 17 में 18 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.94। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर जेड इफेक्ट 1 है, वहाँ पर जेड इफेक्ट 0.94 है, अर्थात जेड इफेक्ट कम हो गया, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस हो गया। अब आप बताओ अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात इसकी साइज बड़ा होगा, इसका साइज स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन होगा, अगर हम यहाँ रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे तो Cl- की रेडियस Cl से क्या होगी, लार्जर होगी, अर्थात यहाँ पर पेरेंट की जो रेडियस है वो स्मॉलर होगी और एनाइन की जो रेडियस होगी वो लार्जर होगी। तो ध्यान दें किसी भी कंक्लूजन के लिए कि हमेशा एनाइन की रेडियस पेरेंट से लार्जर होती है और कैटायन की रेडियस पेरेंट से स्मॉलर होती है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि एक कैटायन में पेरेंट की रेडियस लार्जर होती है जबकि एनायन में पेरेंट की रेडियस स्मॉलर होती है। उसका रीजन क्या है, तो देखिएगा उसका रीजन क्या है। आप देखिएगा यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं, 3, बट यहाँ पर जब ये सोडियम आयन बन रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने रहेंगे, 2, अर्थात यहाँ पर एक ऑर्बिट कंप्लीट क्या हो जाता है, कंप्लीट डिस्टोर हो जाता है। अगर एक ऑर्बिट कंप्लीट डिस्टोर हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। जेड इफेक्ट के इंक्रीज होने से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। जबकि आप यहाँ देखिएगा 1, 2, 3, यहाँ पर भी 1, 2, 3 दोनों में ऑर्बिट सेम है, बट इस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है जब एक इलेक्ट्रॉन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा और रिपल्सन होने की वजह से इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, अर्थात यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस होगा। स्कर्निंग इफेक्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट बढ़ रहा है, स्कर्निंग इफेक्ट बढ़ रहा है। स्कर्निंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से यहाँ पर साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हम इन दोनों क्वेश्चनों को राइट डाउन करेंगे, तब तक आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट।
एटम। और यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। तो रीजन क्या है? तो इसका आंसर अभी हमने कहा था कि कैटायन के फॉर्मेशन में एक आपका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ध्यान दे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन वन ऑर्बिट अर्थात आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली रिमूव्ड, वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। और दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है अर्थात जो आपका जेड इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से साइज स्मॉलर होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो अगर यहाँ हम बात करेंगे तो हमें पता है कि जब आपके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने से क्या होता है? साइज बढ़ता है। और दूसरा है यहाँ पर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं आपके कैटायनिक रेडियस। तो अगर हम बात करेंगे कैटायनिक रेडियस की तो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ध्यान दें, जितना ज़्यादा चार्ज कैटायन पे होगा उसकी रेडियस उतनी स्मॉलर होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा था कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? कम होगी। तो कैटायनिक रेडियस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखें, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जबकि अगर हम एनायनिक रेडियस की बात करें तो एनायनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, आपके एनायन की जो रेडियस है वो नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने से क्या होता है? साइज बढ़ता है। कहने का मतलब अगर नेगेटिव चार्ज आपका इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्ट घटेगा और जेड इफेक्ट घटने से रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा आपको पता है जेड इफेक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा और जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो हमें पता है रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे मैंने लिया है O2 माइनस O माइनस, मैंने लिया है O2 माइनस O माइनस और O। बताओ इनकी रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? तो इनकी रेडियस का ऑर्डर होगा ये, अर्थात इसकी रेडियस सबसे लार्जर, उसके बाद इसकी और फिर सिंपल ऑक्सीजन की। ऐसे ही आप देखिएगा, इधर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, Mn4
Mn+3, Mn+2, Mn प्लस और Mn। तो बताओ यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस का ऑर्डर ये होगा। तो देखिएगा कंक्लूजन, तो कंक्लूजन होगा A+2, A+3 ऐसे डॉट 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 An+N। ये कोई आपका एक एटम है जिसके कैटाइंस है, तो अगर इनके साइज के ऑर्डर की मैं बात करूं तो इनके साइज का ऑर्डर ये होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें एनाइन में A-2, A-3 ऐसे डॉट 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 A-N है, तो यहाँ पर जो साइज का ऑर्डर होगा वो हमेशा ये होगा। अर्थात जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा एनाइन का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे कैटाइन का चार्ज इंक्रीज होगा साइज डिक्रीज होगा। दूसरा हम बात करते हैं फॉर एनी एटम, कोई भी एक एटम लिया है मैंने, उसको A+, A- इस फॉर्म में लिखा है, तो बताओ इसके साइज का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे लार्जर होगा A-, उससे होगा A और सबसे स्मॉलर होगा ये। तो ध्यान दें कैटाइन सबसे स्मॉलर होगा और एनाइन सबसे लार्जर होगा। अर्थात हम इसको ऐसे बोलेंगे, सबसे पहले आएगा एनाइन, उसके बाद होगा न्यूट्रल और सबके लास्ट में होगा कैटाइन। इसी के साथ ये कैटाइनिक और एनाइनिक रेडियस का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस, अर्थात एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर। उसमें सबसे फर्स्ट आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमें पता है क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस और आपका जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। अब आप बताओ, अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से मतलब क्या है, यह है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें पता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब जेड इफेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 एटॉमिक साइज। आपका जेड इफेक्ट जो होता है वो एटॉमिक साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पीरियड आपका सेकंड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अब आप देखिएगा, जब हम इस तरफ जाते हैं तो हमने क्या कहा था, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ेगा। अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, अर्थात साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो इसमें सबसे बड़ा साइज लिथियम का होगा और सबसे स्मॉलर साइज फ्लोरीन का होगा। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 2, स्कर्निंग इफेक्ट, अर्थात सैल्डिंग इफेक्ट। हमें पता है कि साइज जो होता है वो स्कैनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट नंबर C, नंबर ऑफ एन, और एन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अर्थात शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो सेल। तो हमें पता है कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके लिए हम बात करेंगे ग्रुप। जैसे मैंने लिया है फर्स्ट ग्रुप, ली, ना, के, रब, सी। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल, अर्थात एन की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर साइज का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। इसका रीजन क्या है, तो देखो लिथियम में केवल 1 होगा, आपके सोडियम में 2 होंगे इस तरह से,
फिर आपके जो पोटेशियम होगा उसमें ऐसे, फिर रुबिडियम में ऐसे नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है वो इंक्रीज होते जाएंगे। इसके रिजल्टेंट रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपका है बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान दें, आपका जो साइज है, एटॉमिक साइज जो होता है वो हमेशा बॉन्ड ऑर्डर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम बॉन्ड ऑर्डर के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, एग्जाम्पल लिया है मैंने, कार्बन कार्बन, इसके बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। अब हमने लिया है कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड है इसलिए इसको डबल बॉन्ड बोला है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। अब हमने लिया है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड है तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। अब आप देखिएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम इसको इस वे में समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपके पास कोई चीज़ है, कोई भी आपके पास ये एक लकड़ी है और यहाँ पर ये 2 एटम है, तो हम इस एक सिंगल लकड़ी को ईजी तोड़ सकते हैं। अब मैंने यहाँ 2 लकड़ियाँ लगा दी, अब इसको तोड़ने में क्या आएगी, ज़्यादा दिक्कत आएगी। और अगर मैं अब 3 लकड़ी रख दूँगा तो इसको तोड़ने में और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। अर्थात जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आपको पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा बॉन्ड लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसा कि अभी हमने जस्ट पहले आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो आप, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हमेशा एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है, आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, कहने का मतलब जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उस बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ, अर्थात उस बॉन्ड की मजबूती उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बताइए यहाँ पर साइज का ऑर्डर क्या होगा, ये इसके साइज का ऑर्डर होगा। अगर हम बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ की इकाई एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में हम आइडेंटिफाई करते हैं, और इसकी बॉन्ड लेंथ होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम, और इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। इसी के से रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल ये लिया है मैंने, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, फिर हमने लिया ये, और फिर हमने लिया है नाइट्रोजन में ये। अब आप बताइएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो आप देखिएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका है 2, इसका है 3। अब आप देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, लेस होगा। तो आप देखिएगा इनका एटॉमिक साइज का ऑर्डर ये होगा। ऐसा ही अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने लिया है C सिंगल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, तो इसकी बॉन्ड लेंथ लार्जर होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, स्मॉलर होगी। इसी के साथ ये पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम यहाँ से पेरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे पेरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक
साइज या एटॉमिक रेडियस, अर्थात एटॉमिक साइज के अंदर क्या पीरियोडिक वेरिएशंस होते हैं। तो हम सबसे पहला स्टडी करेंगे फर्स्ट ए इन ए पीरियड। एक पीरियड के अंदर आपके एटॉमिक जो साइज है उसमें क्या चेंज होगा। अब आपको पता है पीरियड है तो पीरियड का मतलब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। तो क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा पीरियड में इंक्रीज होता है। अब आप बताओ अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आपको पता है एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज जेड इफेक्ट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज होगा क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो क्या कंक्लूजन निकला? तो कंक्लूजन है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, आपके ग्रुप फर्स्ट का जो एलिमेंट होता है वो लार्जर इन साइज होगा, लार्जर इन साइज होगा। और आपके ग्रुप नंबर जो 17 का एलिमेंट होगा वो स्मॉलर इन साइज होगा। तो ध्यान दें ये सारा काम इन वन पीरियड, एक पीरियड के अंदर है ये, इन वन पीरियड। अगर मैं एक पीरियड के अंदर बात करूं तो एक पीरियड में ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है वो लार्ज इन साइज होंगे और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है वो स्मॉलर इन साइज होंगे। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है क्योंकि हमें पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपका रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो ग्रुप नंबर 18 अर्थात जो जीरो ग्रुप है उसका रेडियस सबसे स्मॉलर होना चाहिए, बट ग्रुप नंबर 18 का रेडियस सबसे लार्जर होता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर 18 में नोबल गैस है और अभी हमने कहा था कि नोबल गैसों में वान डेर वाल रेडियस पाई जाती है और वान डेर वाल रेडियस सबसे लार्जेस्ट रेडियस होती है। इसलिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। तो क्या है वो देखिएगा, बट एक्सेप्शनल इन ईच पीरियड ग्रुप 18 एलिमेंट अर्थात नोबल गैस, ध्यान दें, बट एक्सेप्शनल इन ईच पीरियड, प्रत्येक पीरियड में ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है हैव लार्जर इन साइज, उनका साइज हमेशा सबसे बड़ा या लार्जर होता है। उसका रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वान डेर वाल रेडियस, अर्थात उनके अंदर वान डेर वाल रेडियस होती है इसलिए उनका साइज हमेशा सबसे लार्जर होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पीरियड। आपको पता है फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हीलियम का रेडियस हाइड्रोजन से क्या होगा, लार्जर होगा क्योंकि इसमें वान डेर वाल रेडियस होगा। अब डिस्कस करेंगे सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में आप कहेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होगा। तो ऑर्डर इस प्रकार से होगा, बट यहाँ पर नियोन का साइज इस ग्रुप में सबसे लार्जर होगा। उसका रीजन क्योंकि इसमें वान डेर वाल रेडियस पाया जाता है। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम पीरियड नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम बात करेंगे थर्ड पीरियड में होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो यहाँ तक तो साइज ये होगा, बट यहाँ पर साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा क्योंकि इसमें वान डेर वाल रेडियस होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इन अ ग्रुप। अभी हमने पीरियडिसिटी इन पीरियड्स में बात किया था, अब हम पीरियोडिक वेरिएशन इन ग्रुप में बात करेंगे। और हमें पता है कि ग्रुप में हम अप टू डाउन की बात करते हैं। तो ऑन मूविंग
फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो हमें पता है रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेडियस इंक्रीज होगा, उसका रीजन शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, और इसका जो मेन रीजन है वो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से आपका रेडियस भी इंक्रीज होगा। जैसे मैं बात करूं ग्रुप फर्स्ट में ली, ना, के, रब, सी, तो आपको पता है अप टू डाउन, अर्थात अप टू डाउन जाने पर हमारे पास यहाँ स्कैनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। कहने का मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, और हमें पता है कि नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो रेडियस भी इंक्रीज होगा। ऐसे ग्रुप नंबर टू में बात करें तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, तो इसमें भी ऑर्डर यही होगा। ऐसे में बात करूँ ग्रुप 17 फिल, कल, बाहर, आई, तो इसमें भी ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। इसी के साथ ये पैरोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। अब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करेंगे एटॉमिक साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो सबसे पहले तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो इसके नेम से क्लियर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक अर्थात सेम इलेक्ट्रॉन। तो ए सीरीज ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन और मॉलिक्यूल की एक सीरीज इन विच, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट। तो ध्यान दें, एक ऐसी सीरीज जिसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल की एक ऐसी सीरीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे बट उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होगा, उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल N-3 ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। आप देखिएगा इन सब में हम बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन अर्थात इनका Z 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब बात करते हैं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 + 3 10, 8 + 2 10, 10, 10, 10, 10, 10। अब आप देखिएगा सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है और इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से क्या बोलेंगे, इसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब आप देखिएगा इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करता हूँ। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z/E, किसको बोलेंगे हम, Z/E। Z मतलब एटॉमिक नंबर, E मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर 7 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.7, 0.8, 0.9, 1, ये हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3। अब आप देखिएगा जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो Z/E की वैल्यू अर्थात Z इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और हमें पता है कि Z इफेक्ट इंक्रीज होने के साथ साथ रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर हम रेडियस की बात करें तो सबसे लार्जर रेडियस इसकी होगी और सबसे स्मॉलर रेडियस इसकी होगी। और हमने पहले भी डिस्कस में किया था कि एनाइन की रेडियस न्यूट्रल से लार्जर होती है और न्यूट्रल की रेडियस हमेशा कैटाइन से लार्जर होती है। एक और एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो एग्जांपल नंबर 2, सल्फर के बाद में क्लोरीन के बाद में पोटेशियम के बाद में कैल्शियम और कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम। तो आप देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाले का साइज पॉजिटिव वाले से लार्जर होगा, तो यहाँ पर ऑर्डर होगा ये।
इसी के साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में एटॉमिक साइज का पोर्शन कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये एटॉमिक साइज का पार्ट भी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट